Hello everyone. This is my third video in my YouTube channel and I hope you are liking my videos. तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वी विल डू सम नोट्स रिगार्डिंग एंड स्टडीज़ भी करेंगे। तो अभी एसएससी पार्ट के लिए अब एक अगली वीडियो बन रही है मेरी, दैट इज़ दिस मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट, एडवेंट ऑफ द यूरोप इन इंडिया। सो बिफोर गोइंग टू एनीथिंग एनीवेयर, तो मैं आपको पहले बता दूं कि एसएससी के जीएस सेक्शन में हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। 3 से 4 क्वेश्चन इसके आते हैं और हिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं: एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का हम पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1, एडवेंट ऑफ द यूरोप इन इंडिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स आए। अब वो टाइम टू टाइम आते रहे, ऐसा नहीं थे कि इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले नहीं आए आए बहुत ही कम मात्रा में आए। पक्की ट्रेडिंग किसी ने नहीं की, किसी ने अपनी फैक्ट्री सेटअप नहीं की, या फिर कोई बहुत देर तक 100 150 साल तक इंडिया में नहीं रहा। बट मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखा गया कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ के लोग आए, जिन्होंने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, ट्रेडिंग करी, कुछ ने तो शासन भी किया, कुछ पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर भी किया, किसने पूरे इंडिया पे रूल भी किया। एंड लेटर ऑन वो हमारी कंट्री से काफ़ी कुछ लेके भी गए और काफ़ी कुछ चीज़ें छोड़ के भी गए। फॉर एग्जाम्पल आप जान ही सकते हैं, रेलवेज हो गई, प्रिंटिंग प्रेस हो गई, एक्सेट्रा टेक्नोलॉजी। So at the end in 1947, sorry, we got independence and modern history actually advent of the Europe से उस इंडिपेंडेंस तक का पूरा सफ़र है। सो आई होप इस सफ़र में आप मेरे साथ रहेंगे। सो लेट्स स्टडी अबाउट इट। सो सबसे पहले बात करते हैं कि एडवेंट ऑफ द यूरोप इन इंडिया कैसे, कौन कौन आया और कब कब टाइम पे आया। तो सबसे पहले इंडिया में आए पोर्टुगीज़, जो पुर्तगालीज भी कहे जाते हैं हिंदी में। तो वो आए 1498 में। उन्हीं के करीब 100 साल बाद डच आए इंडिया में 1598 में। फिर उसके बाद 1 साल बाद इंग्लिश मैन या फिर ब्रिटिशर्स जिनको कहा जाता है, इनको बहुत अच्छी से सभी लोग जानते होंगे, 1599 में ये आए हैं। उसके बाद डेन्स आए हैं, जिनका बहुत कम रोल रहा है एडवेंटिंग ऑफ यूरोपियन इंडिया में, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए आए थे और रहे भी कम टाइम के लिए। फिर फ्रेंच आते हैं 1664 में, और यही उसके बाद भी बहुत लोग आए, बट यही 5 मेजर कंट्रीज थी जो इंडिया में टिकी, और साथ ही साथ इनका एक सिग्निफिकेंस है। अब बात करते हैं सबसे पहले पोर्टुगीज़ की। तो जैसे कि देखो, अराइवल ऑफ यूरोपियंस में 3 यूरोपियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले पोर्टुगीज़ हैं, दूसरे इंग्लिश या फिर ब्रिटिशर्स, और तीसरे फ्रेंच हैं। उनमें सबसे पहले आते हैं पोर्टुगीज़। तो कहानी कैसे शुरू होती है उस पे बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 15th सेंचुरी, दैट इज़ 1400 से आगे का समय जो चल रहा था 1500 तक, उस बीच उससे पहले क्या होता था, जो भी ट्रैवलिंग होती थी वो लैंड बेस होती थी। तो यूरोप की जितनी भी ट्रेडिंग होती थी वो और कंट्रीज़ के साथ चलती ही रहती थी, बट थोड़ी बहुत ट्रेडिंग इंडिया के साथ भी चलती थी। वो इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट से कनेक्ट होते हुए लैंड रूट से। बट क्या हुआ, 15th सेंचुरी में अरब नेशंस में कुछ आपस में मनमुटाव हो गया, तो इन लोगों ने रास्ता ही ब्लॉक कर दिया और जो ट्रेडिंग रूट्स हैं वो बंद हो गए। अब इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ा यूरोपियन कंट्रीज़ को, और उनमें से एक पोर्टुगीज़ थी। तो पोर्टुगीज़ के जो किंग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक नया ट्रेडिंग रूट ढूँढेंगे, और उसे सी रूट कहा गया। सी रूट के बेस पे काफ़ी सारी शिप्स बनाई गई, ट्रैवलिंग पे वर्क किया गया, काफ़ी खर्चा किया गया, काफ़ी सेलर्स को सिखाया गया कि किस तरह से ट्रैवल करना है, किस तरह से अडैप्ट करना है इस ट्रैवलिंग रूट के लिए, ठीक है? तो एक छोटी-छोटी कोशिश हमेशा रहती रही एक्सप्लोरिंग के रिगार्डिंग, और जो उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्लोरिंग थी, उनमें से एक एक्सप्लोरिंग थी द केप ऑफ गुड होप। एक फेमस ट्रैवलर थे, पोर्टुगीज ट्रैवलर, इनका नाम था बॉर्थोलोमीडियस। सो बॉर्थोलोमीडियस एक्चुअली में एक पोर्टुगीज थे। इन्होंने केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी की, एक तरह से एक चेक पॉइंट टाइप का कह सकते हो, जिससे आपको पता चले कि आप एक सही रूट में जा रहे हो व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ कंट्री कॉल्ड इंडिया, ठीक है? तो सी रूट से पोर्टुगीज ने केप ऑफ गुड होप को सर्च किया। अब काफ़ी और पोर्टुगीज़ इसके बाद जाते गए और रिसर्च करते गए और एक्सप्लोर करते गए। तो उनमें से 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टुगीज़ ट्रैवलर्स आते हैं। सबसे पहले आते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। सो ये कहानी इस तरह से है कि पोर्टुगीज़ से जब क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की खोज में निकले, तो वो यहाँ से पोर्टुगीज़ से केप ऑफ गुड होप तक तो पहुँच गए। पर बिकॉज़ ऑफ सी डिस्टर्बेंस, इनफैक्ट वो केप ऑफ गुड होप तक भी नहीं पहुँचे थे, वो यहीं तक पहुँचे थे, मिड रूट पे।
अफ्रीका के आसपास ही पहुंचे थे, और बिकॉज ऑफ द सी करेंट्स या फिर वेदर खराब होने की वजह से वो यहाँ से डाइवर्ट होके इस तरफ को चले गए और उधर अमेरिकन लैंड पे पहुंच गए। और वहाँ जाके जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने, जो लोग थे वहाँ पे, उनको रेड इंडियंस का, बिकॉज ऑफ देयर स्किन स्ट्रक्चर, मतलब स्किन कलर और अदर थिंग्स, उन्होंने उनको रेड इंडियंस कहा, और लेटर ऑन यही जाके आपके अमेरिकन्स कहे गए। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। दैट इज़ वेरी बिग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की। उसके अलावा फिर अब हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट ट्रैवलर है जिन्होंने हमारी कंट्री इंडिया को एक्सप्लोर किया, सो हिज नेम वाज वास्को डिगामा, और टू बी स्पेसिफिक 1498 को वास्को डिगामा पहली बार भारत आए थे। अब वो कैसे है उनकी एक बार जर्नी को भी डिसाइड कर लेते हैं। देखिए, पोर्टुगीज से जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस गए थे, वैसे ही वास्को डिगामा भी इंडिया की खोज में गए। अब वास्को डिगामा वॉज वेरी लकी इन कंपेयर टू क्रिस्टोफर कोलंबस। कैसे? केप ऑफ गुड होप तक तो उन्होंने ट्रैवलिंग कर ली थी, बट केप ऑफ गुड होप तक उनकी ट्रैवलिंग हो चुकी थी। बट जैसे-जैसे केप ऑफ गुड होप से वो इंडिया की तरफ जा रहे थे, उनको पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ा था। बट थैंकफुली एक गुजरात के उनको एक नेविगेटर मिल गए जिनका नाम था अब्दुल मानिक। गुजरात के जो नेविगेटर हैं अब्दुल नाविक, वो उनको इस वाले एरिया से, मालदीवी एरिया से सीधे इंडियन ओशन के सॉरी अरेबियन सी के रास्ते इंडिया ले गए। और सबसे पहले वो किस एरिया में रुके? वो था कैलीकट, जहाँ पे उनको एक किंग या रूलर, जिसका कैलीकट का टाइटल था जमोरिन। जमोरिन उनका नाम नहीं था, बल्कि एक टाइटल था। जमोरिन टाइटल के एक इंसान ने या राजा ने उनको वहाँ पे स्वागत किया। अब जो शिप है वास्को डिगामा की, उसका नाम था साओ गब्रिल, और 20 मई 1498 को वास्को डिगामा अपना 90 डेज का वोयेज, यानी कि 90 डेज की जो पूरी सी रूट में ट्रैवलिंग थी, उसको कंप्लीट करके भारत पहुंच गए थे। अब इसमें अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बाद जो इवेंट हुआ वो बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है। एक्चुअली क्या हुआ कि किसी पोर्टुगीज़ को पहली बार इंडिया में आके, अब इंडिया हमेशा हॉस्पिटैलिटी के लिए जानी जाती है, तो यहाँ के जो कैलीकट के टाइटल कंटेनिंग थे जमोरिन, इन्होंने भी यही किया। इन्होंने इनको एज़ अ मेहमान ट्रीट किया, इनको बहुत सारे स्पाइसेस दिए, स्पेसिफिकली ब्लैक पेपर, और ये चीज़ें, और उनका मतलब 1 साल तक ध्यान रखने के बाद वास्को डी गामा वापस पोर्टुगीज़ चले गए। जब उन्होंने ये चीज़ें बेची, जो ब्लैक पेपर और स्पाइसेस वो अपने साथ लाए थे, उन्होंने जब इन चीज़ों को यूरोप में बेचा तो उनको 60 टाइम प्रॉफ़िट हुआ। और जब उनको इतना सारा प्रॉफ़िट हुआ और वहाँ की गवर्नमेंट को पता चला, वहाँ के जो रूलर थे उनको पता चला, तो उनको समझ में आया कि ये कंट्री इकोनॉमिकली और इनके लिए बिजनेस के तौर पे बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, क्योंकि 60 टाइम प्रॉफिट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल डील, इट इज़ अ वेरी बिग डील। तो इसमें सबको प्रॉफिट दिखा और डिसाइड हुआ कि पोर्टुगीज़ के लोग इंडिया में अपना एक ट्रेडिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस खोलेंगे, कैसे भी खोलेंगे। बट इसकी भी स्टोरी है जिसको हम आगे फर्दर फॉलो करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? 1498 में पोर्टुगीज़ की ईस्ट इंडियन कंपनी फॉर्म हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इतने सारे प्रॉफिट्स को देख के उन्होंने डिसाइड किया कि एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग कंपनी होगी, पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडियन कंपनी, वो भारत आई। अब एक सोचने वाली बात है कि जितनी भी कंपनीज़ आई, वो मोस्टली ईस्ट इंडियन कंपनी ही क्यों थी? क्योंकि उनके रिस्पेक्ट में भारत ईस्ट पे था। दैट्स व्हाई हर किसी की, जैसे ब्रिटिश की भी ईस्ट इंडियन कंपनी है, पोर्टुगीज़ की भी ईस्ट इंडियन कंपनी ही बनी, ठीक है? और सब यूरोप से ही थे, तो उनके लिए भारत ईस्ट पे ही पड़ता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? 1498 में जब पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडियन कंपनी बनी, तो उसके बाद 1500 में सेकंड पोर्टुगीज़ इंडिया में आए, जिसका नाम था पेड्रो अल्ब्रेस गाब्रिल। गाब्रिल उस शिप का भी नाम था जिससे वास्को डी गामा पहली बार भारत आए थे। 1502 में वास्को डी गामा वापस इंडिया आए और उन्होंने फिर से ट्रेड करने की कोशिश की। हालाँकि 2 ही बार वो भारत आ पाए हैं और थर्ड टाइम उनकी डेथ हो गई थी। बट मेनली अगर देखा जाए तो उस टाइम पे जो अरेबियन सी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका से इंडिया होने के लिए अरेबियन सी को क्रॉस करना पड़ता है। तो अरेबियन सी पे उस टाइम पे जो मोनोपोली थी, वो अरब्स की थी, जिसकी वजह से वो पोर्टुगीज़ के अगेंस्ट जाने लगे। उन्होंने कहा कि
जितना भी आपने हॉस्पिटैलिटी पोर्टुगीज़ को दिखाई है, वो प्रेशराइज़ करने लगे एक्चुअली कोस्टल एरियाज़ ऑफ इंडिया, जितने भी रूलर्स थे, कि आप पोर्टुगीज़ को एक्सेप्ट मत कीजिए। क्योंकि मोनोपोली ऑब्वियसली अरब्स की है और वो नहीं चाहते थे कि और ट्रेडिंग करें इसके रिगार्डिंग। तो पोर्टुगीज़ फिर भी जैसे-तैसे करके इंडिया में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने में कामयाब रहे 1503 में, वो भी कोचीन में, केरला में, ठीक है? और उनके फर्स्ट गवर्नर 1505 से 1509, जिनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उन्होंने अपना पोर्टुगीज़ का रूलिंग यहाँ पे स्टार्ट किया पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडियन कंपनी से, और उसके बाद ये रूल आगे को चलता रहा। ये हमारा पार्ट 1 है और इसके रिगार्डिंग मैंने इतना बता दिया है। अब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि कैसे पोर्टुगीज़ के कितने गवर्नर्स आए और क्या-क्या उन्होंने नई चीज़ें इम्प्रूव करी, कितना एरिया उन्होंने अर्न किया और साथ ही साथ कब पोर्टुगीज़ की एंडिंग हुई, उसके रीज़न्स एक्सेट्रा। होप यू लाइक इट। सो आपको अगर अच्छा लगा हो और आपको फर्दर ये कंटेंट चाहिए हो तो यू मे लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।